नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पर स्वागत है। आज की हमारी क्रॉप साइंस के अंतर्गत मित्रों आज हम सभी लोग गेहूं पर बात करेंगे। ठीक है, उससे विभिन्न गेहूं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं। तो आइए बढ़ते हैं, एक एक करके हम सभी लोग चीजों पर बात करते हैं। तो वीट पर बात करेंगे, इसके जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं उन सबको हम सभी लोग देखेंगे। तो इसके कभी कभी तो सीधे तौर पर क्या पूछा जाता है, वानस्पतिक नाम सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो ट्रेटिकम एस्टिवम, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रेटिकम एस्टिवम हो जाएगा। गेहूं विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है। क्या है? स्टेपल खाद्यान्न है, इसलिए इसे गेहूं को अनाजों का राजा भी कहा जाता है। मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। अच्छा, हम सभी लोग क्या करेंगे, शॉर्ट तौर पर बाद में इस क्लास के अंत में मोटे तौर पर क्या कर लेंगे, राजा किसे कहते हैं, रानी किसे कहते हैं, इन सभी फसलों के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए चीजें। तो वानस्पतिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम, गेहूं एक प्रकार का स्टेपल खाद्यान्न है विश्व में और इसे हम सभी लोग अनाजों का राजा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। इसके उत्पत्ति को लेकर के दोस्तों कई सोर्सों में अलग अलग चीजें मिली हैं। तो एक मोटे तौर पर जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में दिए गए हैं, जैसे कि इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिमी एशिया टर्की, दक्षिण पश्चिमी एशिया टर्की को बताया गया, या फिर कहीं कहीं पर इसको भूमध्य सागर के रूप में भी देखा गया है। और इसका जो कुल है कौन सा है, कुल की अगर बात की जाए ग्रैमिनी और पोएसी है। इसका कुल कौन सा है, गेहूं का ग्रैमिनी या फिर पोएसी है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में केरल तथा नागालैंड के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में गेहूं को उगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। जैसे कि एग्जामिनर अगर आपके एग्जाम को थोड़ा कठिन बनाना चाहेगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर सकता है। जैसे भारत में केरल तथा नागालैंड के अतिरिक्त यहाँ बात की जा रही है। अतिरिक्त का तात्पर्य यह है कि केरल तथा नागालैंड के अलावा अन्य सभी प्रदेशों में गेहूं को उगाया जाता है। तो केरल और नागालैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती आसानी से करी जा सकती है। गेहूं का अधिकांश क्षेत्रफल कहां पर स्थित है, तो उत्तरी भारत में स्थित है। गेहूं का अधिकांश क्षेत्रफल उत्तरी भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। तो अगर कुछ मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये सभी मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। और आमतौर पर गेहूं का जो अधिकांश क्षेत्रफल है वह उत्तरी भारत में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में ट्रेटिकम एस्टिवम की खेती करीब, जो भारत में जो ट्रेटिकम एस्टिवम है इसकी खेती करीब 87% और तथा ट्रेटिकम ड्यूरम की खेती करीब 12% और 1% के आसपास डायोकम की खेती होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के लिहाज से साबित हो सकता है कि ट्रेटिकम एस्टिवम की जो खेती करी जाती है इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है करीब कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती करी जाती है, तो 87%। ट्रेटिकम ड्यूरम जो है आपका 12%, जबकि 1% डायोकम के आसपास खेती होती है। ट्रेटिकम एस्टिवम विशेष तौर पर चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ट्रेटिकम एस्टिवम है दोस्तों विशेष तौर पर कह सकते हैं कि चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ट्रेटिकम ड्यूरम गेहूं से सूजी बनाई जाती है। तो जो ट्रेटिकम ड्यूरम होता है जो यह है दोस्तों, इसका इस्तेमाल सूजी के लिए किया जाता है, जबकि ट्रेटिकम एस्टिवम जो है उसकी बात की जाए तो चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। जब बात होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। आप देख सकते हैं कि पहला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है कि धान का प्रथम स्थान रहेगा जबकि गेहूं का दूसरा स्थान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं के आटे में ग्लूटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो गेहूं का आटा होता है उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ग्लूटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाते हैं। तो जो गेहूं का आटा होता है दोस्तों उसमें ग्लूटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है और जिससे हम कह सकते हैं कि डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। अच्छा, आपका एजीटीए और एसटीए का तो एग्जाम आपका होने ही वाला है दोस्तों। 18 अगस्त को एजीटीए का कोई अभी
देखा जाए तो अभी कोई संभावित डेट वगैरह कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा आयोग कैसे काम करता है सभी लोगों को पता ही है। तो आप सभी लोग चाहें तो थोड़ा समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ाई अपनी करते रहिए और आपके जो अन्य एग्जाम वगैरह आप उन पर भी फोकस करिए। खैर अब बात करते हैं पोषण मात्रा की। गेहूं के आटे में प्रोटीन, गेहूं के जो आटे में प्रोटीन होती है कितनी पाई जाती है? 8 से 13% पाई जाती है। पोषण वैल्यू की बात करेंगे, कितनी किस चीज की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो जो गेहूं का आटा होता है उसमें जो प्रोटीन होती है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही आटे की, 8 से 13%। जबकि दानों में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 9 से 15%। तो जब बात आपकी आटे की होगी, आटा, आ से आटा हो गया, आ से आपका 8 हो गया, तो 8 से 13% हो गया। दाना, जब बात दाना की होगी तो 9 से 15% हो गया। ठीक है। तो रेशा, रेशा जो हो जाएगा आपका 2 से 7, रेशा कितना पाया जाता है? तो 2.7% पाया जाता है, और वसा दोस्तों 1.7% पाई जाती है। अच्छा, ये खनिज इंपॉर्टेंट है, खनिज की मात्रा एक बार टीजीटी से संबंधित, संभवतः टीजीटी या जो पीजीटी का एग्रीकल्चर के तहत एग्जाम होते हैं मेरे ख्याल से उसमें आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर 2.7% खनिज और 12% इसमें नमी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% पाया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। गेहूं के आटे में प्रोटीन 8 से 13%, दानों में 9 से 15%, जबकि रेशा 2.7%, वसा 1.7%, 2.7% खनिज पाया जाता है और 12% नमी। खनिज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अच्छा, क्या करते हैं? स्टार लगाते हुए चलते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन पर स्टार लगाते हुए चलते हैं। जैसे कि खनिज के एक बार पूछा गया तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 12% नमी, नमी को भी लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे। कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर 65 से 70% पाया जाता है। कुछ सोर्स जो होते हैं उसमें दोस्तों 72% के आसपास भी दिया हुआ है। तो मोटे तौर पर आप सभी लोग 65 से 70% याद रख सकते हैं। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6, E पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? आपका B1 हो गया, B2 हो गया, B6 और E विटामिन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं, लेकिन घुलनशील विटामिन पिसाई के समय नष्ट हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब जो घुलनशील विटामिन होते हैं पिसाई के समय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। दानों में 2 से 8% तक शर्करा, 2 से 8% तक शर्करा, सेलुलोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज ये सभी पाए जाते हैं। तो ये बिंदु आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम सब याद रखिए। तो पोषण वैल्यू पे सभी लोगों ने बात करी, कौन कौन सी चीज कौन कितनी मात्रा पाई जाती है किसकी? तो खनिज आप सभी लोग याद रखिए 2.7%, 12% नमी पाई जाती है। और वसा को लेकर के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो 1.7% और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन कौन कौन सी होती है? B1, B2, B6 व E विटामिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। खनिज पदार्थों में लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, जस्ता पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं कि गेहूं में मिलते हैं दोस्तों। ये प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में गेहूं में मिलते हैं। गेहूं अतिरिक्त गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु शामिल हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, कई बार पेपर काफी ज्यादा फैक्चुअल हो सकता है, कई बार यह देखा गया कि पेपर जो था फैक्चुअल नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। जैसे कि गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम जो होते हैं दोस्तों पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। तो गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादन करने का कार्य करता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में। और उत्तर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये तो खैर ऊपर का ही दोस्तों हो गया, थोड़ा छोटा हुआ है ना, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो इसको हटा देते हैं, यहां से इसको काट देते हैं इसे।
और गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अगला हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, मान लेते हैं आपसे प्रश्न बन सकता है कि पूछा जाता है कि गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सी रैंकिंग है? तो चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु। जलवायु नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। जो जलवायु है दोस्तों किस प्रकार का पौधा है? तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। संसार का अधिकतर गेहूं उत्पादन क्षेत्र, मोटे तौर पर बात की जाए, थोड़ा यहाँ से जो दिया हुआ है इससे हट करके बात करते हैं, फिर बाकी बाद में हम सभी लोग नोट इसको भी समझेंगे। तो गेहूं का जो संसार का अधिकतर गेहूं उत्पादन आमतौर पर जो शीतोष्ण जलवायु की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 33 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उत्तर से लेकर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण तक पाया जाता है। ये तो हो गया समझने के लिए। बाकी आपके एग्जाम के लिहाज से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, गर्म तथा नम जलवायु गेहूं के लिए अच्छी नहीं होती है। ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु ठीक ठाक हो सकती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। तो शीतोष्ण जलवायु वाला पौधा है, ठीक है। और वानस्पतिक ग्रोथ के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। गर्म तथा नम जलवायु होती हैं वो गेहूं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और दिया हुआ कि अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फुटान के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, और दाना बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता। और जो इष्टतम तापमान है दोस्तों 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब दाने बन रहे हो तो उस समय गर्म और शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। तो अंकुरण के समय कितना होना चाहिए? इधर नीचे नोट करते हैं। जब अंकुरण हो रहा हो तो करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है तापमान। और फुटान के समय 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है। जबकि दाना बनने के समय, जब दाना बन रहे होते हैं तो उपयुक्त तापमान 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान रहता है। वही इष्टतम तापमान कुछ स्रोतों में आपको 21 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, जैसे संभवतः 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, किंतु आप इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस भी कुछ सोर्सेस में दिया हुआ है। तो अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फुटान के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि दाना बनने के लिए 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ठीक ठाक है दोस्तों। और जब दाने बन रहे हो तो गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त माना जाता है। अब दिया हुआ कि गेहूं में क्रांतिक अवस्था, जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं उसको हम सभी लोग समझते हैं। अच्छा, जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के ठीक ठाक होते हैं? तो 62.5 से लेकर के 87.5 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र ठीक ठाक होते हैं। अभी आगे बात करेंगे हम सभी लोग। तो पहले तो गेहूं की सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती उनको समझ लेते हैं कौन कौन सी। कहने का तात्पर्य किस स्टेज पर उनको पानी दिया जाना चाहिए। तो प्रथम सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आप सभी लोग देखेंगे भी। प्रथम सिंचाई बुआई के करीब 21 दिनों बाद। कब? तो CRI स्टेज पर, ग्राउंड रॉट इनिशिएशन। हम सब लोग जो UPPSC के तहत जो राज्य कृषि सेवा आयोग, जो राज्य कृषि सेवा का परीक्षा होने वाली है आप सभी लोगों की, उसमें ये वर्ष 2013 में पूछा गया दोस्तों। कब पूछा गया? तो वर्ष 2013 में पूछा गया है। प्रथम सिंचाई बुआई के करीब 21 दिन बाद शीर्ष जड़े जमने अर्थात CRI पर करते हैं। और जो द्वितीय सिंचाई होती है के समय 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलने, फुटान, टिलेरिंग स्टेज पर करते हैं। अच्छा, उसमें हम सभी लोगों ने, ये प्रश्न आया हुआ था, उसमें सभी लोगों ने इस प्रश्न को करा भी है। और प्रथम सिंचाई उपलब्ध होने पर किस प्रकार का, किस स्टेज पर सिंचाई की जानी चाहिए? दो सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो तो किस स्टेज पर सिंचाई की जानी चाहिए? वहीं 3 आपके पास पानी उपलब्ध हो। आगे इसमें बात भी करेंगे और उस प्रश्न में भी आए हुए हैं, उस पर हम सभी लोगों ने बात भी किया है इसमें।
तो प्रथम सिंचाई 21 दिनों के बाद CRI स्टेज पर, द्वितीय सिंचाई टिलेरिंग स्टेज के समय जो 40 से 45 दिन बाद जब कल्ले निकलने वो फुटान वाली जो अवस्था होती है उस समय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय सिंचाई कब? तो 60 से 65 दिनों बाद। कब? 60 से 65 दिन बाद जब गांठ निकलने की अंतिम अवस्था अर्थात लेट ज्वाइंट स्टेज पर की जाएगी। वहीं चतुर्थ सिंचाई कब करी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बटिंग स्टेज अर्थात 80 से 85 दिन बाद जब बालियां आते समय इसका वो किया जाएगा। थोड़ा ये देख सकते हैं सभी लोग ऊपर नीचे, इसको समझ लीजिए आप सभी लोग। ऐसे चतुर्थ सिंचाई 80 से 85 दिनों बाद बालियां आते समय फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज के समय किया जाएगा। ठीक है, फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज। अच्छा, होता क्या दोस्तों, जैसे कि जब चीजें टाइप होती हैं उसके बाद में जब इसको सेव किया जाता है तो फिर ये थोड़ा एडजस्ट करने में ऊपर नीचे कर देता है। तो चतुर्थ सिंचाई बटिंग स्टेज करीब 80 से 85 दिनों बाद बालियां आते समय। बटिंग स्टेज का तात्पर्य फ्लावर, जब फूल आएंगे तो बालियां बनेंगी, तो फ्लावरिंग और बटिंग स्टेज। वहीं जो पंचम सिंचाई है दोस्तों मिल्किंग स्टेज पर, कहने का तात्पर्य 100 से 105 दिन बाद फल में दाने में दूधिया वाली स्टेज पर, जो फल में जो दाने बनते हैं उसमें दूध जब बनने लगता है तो मिल्किंग स्टेज होती है, उस पर पांचवी सिंचाई करी जाएगी। वहीं जो छठी सिंचाई होगी 115 से 120 दिन बाद दाना पकते समय डफ स्टेज पर की जाएगी। तो एक बार फिर से समझते हैं सिंचाई वाली अवस्थाओं को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जितना हो सके उतनी बार पढ़ा जाए। प्रथम सिंचाई 21 दिनों बाद CRI स्टेज पर। वही द्वितीय सिंचाई कब करी जाएगी? 40 से 45 दिनों बाद जो टिलेरिंग स्टेज पर। तो पहली तो हो गई आपकी CRI स्टेज पर, इधर नोट करते हैं। फर्स्ट आपकी हो गई CRI स्टेज पर। CRI स्टेज पर, ठीक है। वहीं सेकंड किस स्टेज पर होगी आपकी? टिलेरिंग स्टेज पर। थर्ड आपकी कब होगी? देख सकते हैं कि लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर, गांठ बनने की अंतिम अवस्था, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। फोर्थ सिंचाई जो चतुर्थ सिंचाई है फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज। जो पंचम सिंचाई आपकी है वह किस स्टेज पर करी जाएगी? मिल्किंग स्टेज पर की जाएगी। जो आपकी षष्टम सिंचाई है वह किस स्टेज पर की जाएगी? तो डफ स्टेज पर की जाएगी। तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर, द्वितीय सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर, जो तृतीय सिंचाई होगी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर, वहीं जो फोर्थ होगी फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज, जबकि जो पांचवी है आपकी मिल्किंग स्टेज, और षष्ठी जो छठी सिंचाई होगी दोस्तों डफ स्टेज पर करी जाएगी। डफ अवस्था किसे कहते हैं? डफ स्टेज जब गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं, वह अवस्था डफ स्टेज कहलाती। तो गेहूं के दाने में दूधिया अवस्था के बाद जो मिल्किंग स्टेज हो जाती, आरंभ में क्या होता है, जैसे गेहूं के दानों में जब दूध बनने की जो प्रोसेस चल रही थी तो उस समय जो दाने होते हैं सख्त ना होकर के अपेक्षाकृत नरम होते हैं दोस्तों। तो वही है कि गेहूं के दानों में दूधिया की अवस्था के बाद दाने जो होंगे कठोर होंगे,
वह अवस्था क्या कहलाती है? डफ स्टेज कहलाती है। सीआरआई स्टेज में कह सकते हैं कि गेहूं में बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास निकलने वाली जड़ें शीर्ष जड़ें कहलाती हैं। कह रहा है कि जो सीआरआई जड़ें होती हैं होती क्या हैं? शीर्ष जड़ें जमाव। यहाँ पर किस चीज के बारे में बात की जा रही है? तो सीआरआई जड़ जो शीर्ष जड़ें जमाव ये क्या है? तो गेहूं की फसल आप सभी लोगों ने जब गेहूं की फसल की बुआई करी तो करीब उससे 20 से 25 दिनों बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास, जो गेहूं का तना होता है उसकी भूमि के सतह के पास में जो जड़ें निकलती हैं उनको हम सभी लोग सीआरआई जो अर्थात शीर्ष जड़ें जमाव कहते हैं, शीर्ष जड़ें कहलाती हैं। यह अवस्था सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। यह सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की एक मुख्य क्रांतिक अवस्था है? तो सीआरआई बात यहाँ पर गेहूं के बारे में हो रही है, यह भी गौर करने वाली बात है। तो उम्मीद है शीर्ष जड़ें जमाव क्या है समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि गेहूं की फसल में जब एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, देख सकते हैं अभी हमने बताया भी था, या पर नया भी हुआ है, तो एक सिंचाई उपलब्ध होने पर पानी सीआरआई अवस्था पर ही सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल में जब दो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है तो सीआरआई के साथ साथ पुष्पन अवस्था पर भी कर देते हैं सिंचाई। ठीक है, तो एक पानी उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज पर, दो पानी उपलब्ध होने पर सीआरआई व पुष्पन अवस्था पर किया जाता है। वहीं जब गेहूं की फसल में जब तीन सिंचाई उपलब्ध होंगी, ठीक है, तो सीआरआई और गांठ बनने की अवस्था, अंतिम अवस्था और मिल्किंग स्टेज पर सिंचाई की जाती है। तो गेहूं की फसल में जब तीन सिंचाई पानी उपलब्ध होगा, तीन सिंचाई के लिए सीआरआई के साथ साथ गांठ बनने की अंतिम अवस्था एवं दुधिया अवस्था पर सिंचाई कर देते हैं। अब वाटर डिमांड की बात करें तो 400 से लेकर के 650 mm के आसपास होती है। गेहूं की पानी की जो जलमांग है कितनी होती है? गेहूं के पानी की जलमांग 400 से लेकर के 650 mm के आसपास होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। यह दिया हुआ भी है कि गेहूं की फसल के लिए 62.5 से लेकर के 87.5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य है कि गेहूं की फसल ऐसे क्षेत्र में ठीक ठाक उपज और उसकी वांछित ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी जिन क्षेत्रों में 62.5 से लेकर के 87.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गेहूं की फसल के लिए 50 से 60% आर्द्रता उचित रहती है। जब बात ह्यूमिडिटी की होगी, आर्द्रता की होगी, तो गेहूं की फसल के लिए आर्द्रता कितनी ठीक ठाक रहती है? 50 से लेकर के 60% आर्द्रता अच्छी मानी जाती है दोस्तों। दोमट मृदा, दोमट मृदा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है। कौन सी मृदा अच्छी है गेहूं की खेती के लिए? तो दोमट मृदा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है। अब हम सभी लोग गेहूं की निम्न प्रजातियों ट्रेटिकम स्पीसीज, जो गेहूं की कई प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं, उन सब पर हम सभी लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो गेहूं की निम्न प्रजातियां ट्रेटिकम स्पीसीज जो भारत में उगाई जाती हैं कौन कौन सी? डिप्लॉयड गेहूं, आइन कौन, डिप्लॉयड गेहूं, कौन सा जो द्विगुणित गेहूं है इसके बारे में बात करते हैं। 2n बराबर 20, 2n बराबर दोस्तों 14, n बराबर कितना हो जाएगा? जैसे यहां दिया हुआ है 2n बराबर 14, अब इसको अगर n हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? n बराबर 14/2, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n बराबर 7 हो जाएगा। तो द्विगुणित गेहूं में जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वह कैसी होती है? तो कितनी होती है? तो 2n बराबर 14 होती है। यह द्विगुणित गेहूं है। और ट्रिटिकम मोनोकोकम क्या नाम हो जाएगा? ट्रिटिकम मोनोकोकम। आपके ऑप्शन दिए होंगे ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम जो ट्रिटिकम की जो भी स्पीसीज है उनको कई ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से ट्रिटिकम जो मोनोकोकम होगा डिप्लॉयड गेहूं का उदाहरण होगा दोस्तों। तो ये हो गया पहला आपका द्विगुणित गेहूं, डिप्लॉयड गेहूं। ठीक है, वहीं अगला आपका क्या दिया गया? चतुर्थ गुण टेट्रापोलॉयड। तो टेट्रापोलॉयड की अगर बात की जाए इसमें इमर गेहूं, इमर गेहूं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। इमर गेहूं को क्या कहेंगे? ट्रिटिकम डाइकोकम कहेंगे। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 28 हो गए, तो 28 हो जाएंगे इसमें अगर n इसका निकालेंगे 2n बराबर 28, n बराबर 28/2,
अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा दोस्तों, तो n बराबर 14 हो जाएगा। खैर जब टेट्राप्लॉइड गेहूं में इमर गेहूं की अगर हम बात करें टेटिकम डाइकोकम की, यह कैसा गेहूं है टेटिकम डाइकोकम, तो चतुर्थ गुणित गेहूं है, टेट्राप्लॉइड है, उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इमर गेहूं जो होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहां कहां पर, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है। अभी हम सभी लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं जो 2n बराबर 28, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यह टेट्राप्लॉइड गेहूं के अंतर्गत ही चतुर्थ गुणित गेहूं है दोस्तों। गेहूं की प्रजाति सूजी, सेवइयां बनाई जाती है। जो मैक्रोनी गेहूं अर्थात काठिया गेहूं, इसको क्या कहा जाता है, टेटिकम ड्यूरम कहा जाता है। इस गेहूं की प्रजाति से सूजी, सेवइयां, ये सभी चीजें इसके द्वारा बनाई जाती हैं। इससे भारत के कुल गेहूं क्षेत्रफल का करीब 12% क्षेत्र, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस प्रजाति की खेती के अंतर्गत आता है। तो टेटिकम ड्यूरम की अगर बात की जाए, टेट्राप्लॉइड गेहूं का भाग है दोस्तों, हिस्सा सूजी, सेवइयां, इस प्रकार की चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का करीब 12% क्षेत्र, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में उगाया जाता है। अब शतगुणित गेहूं की बात करते हैं, जो हेक्साप्लॉइड गेहूं है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रेड व्हीट अर्थात टेटिकम एस्टिवम, 2n बराबर 42, ठीक है। इसे मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैक्सिकन बोना गेहूं किसे कहते हैं, तो टेटिकम एस्टिवम को कहते हैं। इसकी खेती भारत में करीब 87% क्षेत्रफल होती है। भारत में अगर एरिया वाइज बात की जाए तो करीब 87% क्षेत्रफल पर टेटिकम एस्टिवम की खेती दोस्तों करी जाती है। चपाती, ब्रेड उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यह विदेशों से आयातित इंट्रोड्यूस्ड गेहूं की प्रजाति, यह भी गौर करने वाली बात है कि जो टेटिकम एस्टिवम है विदेशों से आयातित है, इंट्रोड्यूस्ड गेहूं की एक प्रजाति है, जो कि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत के 87% क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती है, जिसका इस्तेमाल चपाती, ब्रेड, इन सभी जो उत्पादों में इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है। मैक्सिकन बोना गेहूं भी इसे भी कहा जाता है। अब भारतीय बोना गेहूं जो टेटिकम स्पैरोकोकुटक कुछ दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेक करके बताएंगे। भारतीय बोना गेहूं जो है इसकी खेती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्र में की जाती है। भारतीय बोना गेहूं को उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में करी जाती है। यह प्रजाति कम उत्पादकता एवं रोली रोगों के प्रति संवेदनशील ज्यादा होने के कारण भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में उगाई जाती है। अच्छा, भारतीय बोना गेहूं को सीमित क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण क्या है, यह हालांकि इसकी अपेक्षा कुछ उत्पादकता भी कम है और जो रोली रोग होते हैं उनके प्रति संवेदनशील अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है जो रोली रोग होते हैं इसको बहुत शीघ्र ही प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह कुछ सीमित क्षेत्रों पर उगाई जाती है। इसके कुछ वास्तविक नियम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक करके कल के लेक्चर में हम सभी लोग उसको समझेंगे। कॉमन ब्रेड व्हीट की किस्में कौन कौन सी हैं, C306, K65, ये सभी कॉमन ब्रेड व्हीट की किस्में हैं दोस्तों। अब गेहूं की बोनी जीन जो नोरिन 10 है, इसको समझते हैं। ये क्या नोरिन 10 है क्या, तो गेहूं की पहली बोनी जीन है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी पहली बोनी जीन है, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित की गई थी। तो गेहूं की जो बोनी जीन नोरिन 10 है, यह पहली बोनी जीन है। और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित की गई। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1963 में बोनी किस्में सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो, इनको आयातित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई इनकी, जिनकी रिकॉर्ड उपज उत्पादन होने के कारण वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई। अच्छा, हरित क्रांति भारत के लिए एक बहुत ही कह सकते कि महत्वपूर्ण चीज साबित हुई थी, जिससे भुखमरी से वगैरह से बचा जा सका था। तो पहली बोनी जीन गेहूं की जो नोरिन 10 है, इसको नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित किया गया। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1963 में बोनी किस्में सोनेरो 63, सोनेरो 64, लर्मा रोजो, इनको आयातित करके व्यावसायिक रूप से इनका इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण अधिक उपज या ठीक ठाक उपज होने के कारण वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई थी।
अब हम सभी लोग गेहूं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे एक एक करके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य के कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने जापान में नोरिन नाम का एक गेहूं देखा, जिसकी ऊंचाई दूसरे गेहूं से कम थी लेकिन उत्पादन क्षमता भी कम थी। सर्वप्रथम डॉक्टर जो ओए बोगल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिका गेहूं के साथ नोरिन का संकरण कराया। तो वो भी जो हम सभी लोग पढ़ रहे थे उसी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा उसके पीछे का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर ओए बोगल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिकी गेहूं के साथ नोरिन का संकरण कराया। अमेरिका में सर्वप्रथम एक बौना गेहूं जेम्स जो है नाम से वर्ष 1961 में किसानों को दिया गया। हालांकि ये चीज समझ लीजिए, याद करने वाली चीज नहीं है। मैक्सिको में डॉक्टर नार्सन अर्नेस्ट बोरलाग जो डॉक्टर नार्सन अर्नेस्ट बोरलाग के नेतृत्व में नोरिन गेहूं के बौनेपन का बसंतकालीन गेहूं में समावेश किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम बौने गेहूं की किस्म वर्ष 1963 में आई। सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो, ये सभी किस्में भारत में दोस्तों आई थी, ठीक है। गेहूं की किस्म कल्याण सोना 2 जीन बोनी, ठीक है, ये 2 जीन बोनी कल्याण सोना तथा सोनालिका 1 जीन बोनी किस्म थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 जीन बोनी किस्म कौन सी है गेहूं की, तो कल्याण सोना तथा सोनालिका जो है 1 जीन बोनी किस्म है दोस्तों, जो अधिक खाद पानी देने के बाद क्या हो जाता है, गिर जाती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु, ऊपर वाली चीज तो खैर समझने योग्य है। बाकी इससे संबंधित पूर्व में हम सभी लोगों ने जो पढ़ा नोरिन टेस्ट से संबंधित, उसको याद रखिए। ये चीज आपके लिए समझ सकते हैं। बाकी याद करने वाला तो इसमें खैर कुछ खास है नहीं, बस एक ही चीज है कि ये बिंदु भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूं की किस्में वर्ष 1963 में आई। कौन कौन सी बौनी किस्में की बाद में हम बात कर लेंगे विस्तृत रूप से। गेहूं की किस्म कल्याण सोना जो कि 2 जीन बोनी, कल्याण सोना 2 जीन बोनी, जबकि सोनालिका 1 जीन बोनी। जो अधिक खाद पानी देने के बाद गिर जाते हैं। वर्ष 1970 में 3 बोनी किस्मों यूपीए 301 और हीरा वर्ष 1941 में और लाल बहादुर निकाली गई थी, ठीक है। तो 1970 में 3 बोनी किस्में कौन कौन सी, यूपीए 301, हीरा और लाल बहादुर को निकाला गया था दोस्तों। तो अब हम सभी लोग जो सिंचित क्षेत्रों के लिए किस्में हैं और उन पर हम सभी लोग कल के लेक्चर में बात करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।